आज के डेट में सब कुछ ट्रेड पे चल रहा है, बिजनेस पे चल रहा है। मैंने पहला दिन से पैसा बनाना चालू कर दिया था। फिर क्रिप्टो में कैसे आ गए? एक्सपायरी ट्रेडिंग इज स्ट्रैटेजी और गैम्बल। ट्रम्प साहब जो है वो ग्रीनलैंड को लेने वाले हैं, उन्होंने $700 बिलियन का वो भी कर दिया। तो क्या ये वर्ल्ड वार की तैयारी है या ये मार्केट को गिराने की तैयारी है ताकि फिर से FII घुस पाए? यूएस के पास ना आर्मी से ज्यादा उनका बड़ा नेवी है। कुछ नहीं करेंगे, चाइना के सारे ट्रेड रूट्स वो ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही उन्होंने सारे ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए, बस उनका ट्रेड बंद हो गया। तो अगर आपको इंटरनेशनली कहीं पैसे पार्क करके रखने हैं जिसमें करेंसी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो आपको कराना है, तो वो यूएस बॉन्ड्स ही हो। क्या स्विस बैंक का सारा पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुका है? कोई अगर इंट्राडे करना चाहता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 EMA लगा के रखे। एक गोल्डन चीज थॉट ये याद रखे, वो हमारा इकोनॉमिक साइकिल ना इंडिया का ही नहीं दुनिया का ही एकदम खत्म हो चुका है। ट्रम्प कॉइन जी, क्या वो डोनाल्ड ट्रम्प का प्रतिबिंब है या वो डोनाल्ड ट्रम्प का एसेट है या उसमें पंप एंड डंप है? मुझे तो उसने बहुत पैसे बना के दिए। निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रेंड और ट्रैप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, मेरी कोशिश, मेरा प्रयास ये रहता है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स को बुलाया जाए, क्योंकि दोस्तों हर ट्रेडर के पास एक कहानी होती है, फेलियर की कहानी होती है, सक्सेस की कहानी होती है और उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रेडिंग तो हम सीखते ही सीखते हैं, लेकिन दोस्तों उसने किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज किया, किस तरह से पैसा बनाया, कितना बड़ा पैसा बनाया और आज वो कितना बड़ा काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, आज जो गेस्ट हैं, फिर मैं कहूँगा तो आप लोग हंसेंगे कि ये हर किसी को ऐसे ही बोल देता है, लेकिन दोस्तों आज जो गेस्ट हैं वो यकीन मानिए बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत उनसे सीखने को मिलता है। मुझे तो मिलता है क्योंकि जब मैं कुछ नहीं जानता था मैं तब भी उन्हें देखता था, और आज भी मैं उनके जो अगर आप मेरी फॉलोअर्स लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक उनका नाम है, हालांकि मैं बहुत चंद लोगों को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों स्वागत करते हैं मनीष सिंह जी का, जो कि कलकत्ता से आए हैं नोएडा मेरे पास, मेरी खास रिक्वेस्ट पे कि सर आओ और मेरी ऑडियंस को कुछ जागृत करो, कुछ ज्ञान दो। तो और उनको आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा दोस्तों इंस्टाग्राम पर, क्योंकि बहुत पॉपुलर फेस हैं, क्रिप्टो में बहुत काम कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रिप्टो के बारे में। स्वागत करते हैं मनीष सिंह जी का। स्वागत है मनीष जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। वेलकम मनीष जी, वेलकम Thank you, टू पूजा डीप जी। टॉक। और दीपक जी ने तो आपकी सारी जो भी आपके बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं भी यही कहूँगी, मैं आपको बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। आप जो लेवल्स बताते हैं उसको हम देखते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। थैंक यू। तो सबसे पहले मनीष जी एक बेसिक सा सवाल कि आपकी जर्नी कैसे रही और आप पहले क्या करते थे और इसमें कैसे आए, और कैसे आपको लगा कि अब भाई जीवन यापन यहीं पे ही करना है? जी सर। तो सर मैं पहले तो लोगों को थोड़ा दुखी कर दूं कि मेरे पास कोई रैग टू रिचेस स्टोरी नहीं है, कि मेरे पास ये स्टोरी नहीं है कि मैं पहले बहुत गरीब था और मैं अचानक पैसे वाला बन गया और देखो ट्रेडिंग से ये हो सकता है वो हो सकता है। ट्रेडिंग इंसान को पूरा तोड़ देता है। तो वो जर्नी मैं पूरा अपना बताऊं अगर, तो मैं थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि जब मेरी सीए की आर्टिकलशिप चल रही थी, तो सीए की आर्टिकलशिप में लास्ट 1 ईयर आप किसी कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने उस समय एक कलकत्ता बेस्ड वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज हैं आईटीसी लिमिटेड, तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैंने मुझे एक रोल मिला था। तो लास्ट 1 ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप मैं वो कर सकता था उस डिपार्टमेंट में। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे जो रोल मिला वो था कि कॉम्पिटिटर्स का शेयर प्राइस ट्रैक करना। तो उनके जितने अलग अलग वर्टिकल, अलग अलग सेगमेंट के जितने कॉम्पिटिटर्स थे उनको हमें ट्रैक करना होता था, और शेयर प्राइस ट्रैक करना, उनका जब रिपोर्ट्स आया, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट आया, ये सब में उनकी एनालिसिस वगैरह करना, वो बनाना, फंडामेंटल एनालिसिस, वहीं से मुझे समझ में आना चालू हुआ। और लाइफ आपको कैसे जर्नी में ले जाती है कि आप एक पाथ पे पहुंच जाते हो और उसी पाथ पे चलते रहते हो। ये जब हुआ, मेरा सीए कंप्लीट हुआ, मुझे उसके बाद जो नेक्स्ट रोल मिला, चूंकि मेरा ये काम किया हुआ था, तो उस समय टीसीएस ने कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था, एक वन ऑफ प्रोजेक्ट ही था वो, लेकिन उसके लिए उनको लोग चाहिए थे। और चूंकि मेरा ये फंडामेंटल का काम वगैरह किया हुआ था, तो वो लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वहाँ पे रोल मिला मुझे, मैं वहाँ भी 1 साल के आसपास था। फिर उसके बाद ये दोनों काम मैंने किए, उसके बाद फिर मैं एमसीएक्स में चला गया।
7-8 साल मैंने वहाँ 7 साल ऑलमोस्ट वहाँ मैंने बिताए हैं। तो मतलब मैंने जॉब किया आपने एमसीएक्स या जी। एमसीएक्स में ट्रेडिंग करी? नहीं मैंने जॉब किया है एमसीएक्स में? जी जी जी। ओके मैं दिल्ली भी सबसे पहली बार जब आया था तो मैं एमसीएक्स के कारण ही आया था। ओके। यहीं 12 खम्बा रोड में उनकी ऑफिस भी है। तो दिनेश ठक्कर है ना शायद वो? जी जी जी। तो अब तो क्या है कि आप समझिए कि मैंने टेबल के उस साइड भी मार्केट को देखा है, टेबल के इस साइड से भी मार्केट को देखा है। इस साइड से तो सब जानते हैं कि हाँ चलो कैसे ट्रेडिंग होती है। मैंने टेबल के बैकएंड पे भी देखा है कि एक्सचेंजेस कैसे चलते हैं, ये सिस्टम कैसे चलता है। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सिस्टम ने इसी चीज में डाल के रख दिया था। नाउ अब जब एक्सचेंज में होते हो, दिन भर ट्रेडिंग वगैरह सब की चर्चा चल रही होती है, तो आपको जरूर इच्छा होती है कि मैं भी ट्रेड कर लूँ। लेकिन एक्सचेंज एम्प्लॉइज को ट्रेड करना अलाउड नहीं होता। तो जैसे मैं एमसीएक्स में था तो मुझे कमोडिटी ट्रेड करना अलाउड नहीं था, बट अलाउड क्या था तो एनएससी बीएससी में आप कर सकते थे। तो अच्छा, चूंकि एमसीएक्स में सिर्फ प्रोडक्ट फ्यूचर्स ही थे, ऑप्शंस भी 2017 में जब मैं था उसी समय लॉन्च हुई थी, तो सिर्फ फ्यूचर्स ही उनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट था। तो इंस्ट्रूमेंट मुझे समझ में आता था कैसे काम होता है, क्या मार्जिन सिस्टम होता है, कैसे ट्रेड होता है एंड ऑल दैट। सिस्टम प्रोडक्ट समझ में आ रहा था। अब मुझे मौका मिला कि चलो ठीक है, हम एमसीएक्स पे तो नहीं कर सकते, एनएससी बीएससी पे करके देखते हैं। तो निफ्टी में उस समय अच्छी लिक्विडिटी थी, और जब 2014 में मैंने स्टार्ट किया फ्यूचर्स को ट्रेड करना, तो सबसे पहले वहाँ पे उस समय बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी भी नहीं थी, और फ्यूचर्स चलते थे निफ्टी के, तो ट्रेड करने में अपॉर्चुनिटी। और प्लस आज के डेट में फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत महंगा है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए एक लॉट के लगते हैं। उस समय क्या था, ब्रोकर्स में आपको 20x 10x लेवरेज दे देते थे, कैरी फॉरवर्ड में भी 10x आपको लेवरेज मिल जाता था। बिल्कुल। तो मतलब हम छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए जॉब में था, सैलरी आती थी, उससे ही ट्रेड करना था। घर से तो पैसे मांगे ट्रेड आप करोगे नहीं, पिताजी फिर गाली देना चालू करेंगे, क्या कर रहे हो। तो पैसे जो आते थे ट्रेडिंग से, और छोटे कैपिटल पे भी आप कर सकते थे। और आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, ऑप्शंस का ही वो नंबर है जो 91% नंबर है। उसी सेम डेटा में सेबी कहता है कि फ्यूचर्स वाले ट्रेडर 40% प्रॉफिटेबल है। तो सेम डेटा में आपको रीडिंग ये दिखाई जाती है कि 91% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस में, बट फ्यूचर्स में वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो यही चीज समझ में आया। प्लस हमने जब एंटर किया तो हमें इंस्ट्रूमेंट अच्छा था हमारे पास एंटर करने का, तो वहां से थोड़ी सी जर्नी बेटर होती गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पहला दिन से पैसा बनाना चालू कर दिया था। 2014 से करते 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 17 एंड आते आते तक मुझे समझ में आने लगा, अच्छा यहाँ से सपोर्ट काम करता है, ये रेजिस्टेंस काम करता है, इधर से घूमता है मार्केट, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना तरीका होता है। और जब हम ट्रेड कर रहे थे तो 6000 7000 ये इंडेक्स लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। आज 26,000 27,000 25,000 पे हम चल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते 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 थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आते गया। बाई 2018 मोटा मोटी लाइफ सॉर्टेड लग रहा था, और जो ब्रेक इवन की जर्नी होती है वो जर्नी अटेन हो गई थी। तो आप ये सोचो कि सब कुछ आते हुए भी 2012 से मैं इसी फील्ड रिलेटेड काम कर रहा हूँ, 14 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर भी 5-6 साल लग गए मुझे ये एक मतलब ब्रेक इवन तक पहुंचने में। प्रॉफिटेबल की जर्नी तो उसके बाद चालू होगी, पहले ब्रेक इवन तो पहुंचे, ब्रेक इवन पहुंचने में इतने साल लग गए। अब सब कुछ आते हुए इसी फील्ड में काम करते हुए ये इतने टाइम लग गए। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, नहीं बनेगा। 5-6 साल आपको आते हुए भी नहीं बनेगा, बट उसके बाद जर्नी चालू होगी। मैक्सिमम लोग वो 5 साल के पहले ही क्विट कर देते हैं। तो ये तो आपकी जर्नी रही मनीष जी के, इसमें कैसे आए आप? जी। फिर क्रिप्टो में कैसे आ गए? तो देखिए पहला मैं रीजन बताता हूँ। देखिए एज एन इन्फ्लुएंसर, पहले तो रियलिटी बताता हूँ, तो प्रमोट करने के लिए हमारे पास लोग अप्रोच करते थे। तो 2021 में ब्रांड्स अप्रोच करते थे। तो मेरा एक फिलॉसफी शुरू से रहा है कि बाय गॉड्स ग्रेस ट्रेडिंग से मेरा घर का खर्चा चल जा रहा है, चावल दाल रोटी अपनी चल जा रही है। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर वाला काम का मुझे पैसा मिलता था, मान लो कोई ब्रांड प्रमोशन का पैसा मिला, कोई प्रमोशन का पैसा मिला, तो मैं वो पैसा ना उसी फील्ड के कोई चीज में डाल देता था। ये मैंने आज तक फॉलो किया है। तो मान लीजिए किसी ब्रोकर का वो मिला, तो मैंने कोई ब्रोकिंग कंपनी के शेयर में या एक्सचेंज के शेयर में पैसे डाल के पार्क करके रख दिए। यही मैं करता रहता था। तो सिमिलरली क्रिप्टो के प्रमोशंस के 2021 में पैसे मिलने चालू हुए, तो जो पैसे मिलते थे मैं उससे बिटकॉइन एथेरियम थोड़े बहुत खरीद लेता था। दोस्तों मैं यहाँ एक चीज करेक्ट कर देता हूँ कि उस टाइम में मिलते थे, क्योंकि पैसा जो था मतलब क्रिप्टो एक्सचेंजेस नए थे, आज नहीं मिलते पैसे। ये बात तो सही बोल रहे हैं आप कि हाँ, उस समय जो मार्केट था वो आज ऐसा नहीं है। जी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि किसी को पता नहीं होता था, तो कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती थी इन्फ्लुएंसर्स के कि भैया तुम खींच के लाओ कस्टमर्स को। आज नहीं करती हैं, क्योंकि आज जिनको करना है वो कर रहे हैं। इनफैक्ट सर, अगर मैं आपको एक पॉइंट ऐड करूं, तो आप ये सोचो कि उस समय जीरो से क्रिप्टो समझाना था लोगों को। पहले तो ये विश्वास दिलाना था कि ये स्कैम नहीं है। आज भी लोग स्कैम मान रहे हैं किसी चीज को। हम तो उस समय जब कोई बात नहीं करती थी तब हम उसमें भरोसा दिला रहे थे कि यस, क्रिप्टो किया जा सकता है, सेफ है, पैसे नहीं डूबेंगे। गलत तरीके से करोगे तो कहीं भी डूबेंगे,
लेकिन वो सेफ्टी भरोसा दिलाने का, और उस समय बिटकॉइन चलता था सर $30,000, $27,000, $25,000 इस रेंज में, 60,000 तक शूट किया था, फिर वापस 30,000 वापस आ गया था। तो ये फेज था। अब उसमें क्या है, 60 जब वो गया फिर वापस 30 आया, आधे लोग को ये लगा कि यार वापस वही फ्रॉड हो गया। लेकिन ये आप समझो कि 30 से 60 तक का जर्नी तो था, वो तो एग्जिट करना था। अभी जैसे 60 से 120 तक गया, 70 से ब्रेकआउट किया, 120 तक गया, रिग्रेट वो कर रहा है जिसने 120 पे एग्जिट नहीं किया, बट या घुसाई 120 पे, घुसाई 120 पे। जैसे आज चांदी 3 लाख पे लोग सोच रहे हैं यार अब ले लें। आज सुबह मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि आज ले लें। मैंने बोला देखो ले तो सकते हो, बट होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसने 90 पे एंटर किया वो आज बेच रहा है। अगर आप आज खरीदने जाओगे उसको, तो आपके पास भी जो जिसने 90 पे एंटर किया तो उतनी होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास भी होनी चाहिए। आप भी शायद ऊपर में निकल जाओगे, बट आप सोचोगे आज ले लें कल निकल जाए, डेली 10,000 ऊपर वो दिख रहा है, वो नहीं होगा। कल 20,000 रुपये ऊपर था, आज 15,000 रुपये ऊपर है। रोज ये जो हो रहा है किसी दिन तो रुकेगा, ये जो यूफोरिया है आज नहीं तो कल रुकेगा। लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे ये रोज 10,000 बढ़ रहा है, किसी दिन ऐसा होगा, और मैंने देखा है और शायद आपने भी देखा होगा, 2014 में 72,000 रुपए चांदी थी, एक ही दिन में 32,000 आ गई सर थी। 2009 नहीं 2014 में मेरे पास अपने खुद की थी तो इसलिए मुझे पता है, क्योंकि 2009 में भी सिमिलर क्रैश था, उस समय भी यही कहानी चल रही थी। मई 2014 है, मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ, 11 या 12 मई की बात है। और 2009 में भी सिमिलर पैटर्न बना था, एक ही बार में 70,000 से 40,000 आ गया चांदी। और लोगों के मतलब लिटरली ये हाल हो गया था कि लोगों ने फिर क्या किया, फिजिकल डिलीवरी ले ली। एक्सचेंज में प्रोडक्ट्स थे, अब 70,000 में लॉस आप बुक नहीं करना चाहते हो तो एक्सचेंज को आपने रिक्वेस्ट कर दिया फिजिकल डिलीवरी दे दो। कोई उससे चांदी का बुल बनवा के रख रहा है, कोई बियर बनवा के रख रहा है, लोग यही करने लगे। करेंगे क्या आप, ये गलती तो आप ऐसा नहीं है ना कि आधा कैपिटल आपका लग गया उसमें, तो आप बर्बाद कर नहीं सकते। तो लोग क्या करते थे, डिलीवरी ले लेते थे और उसको रख देते थे। आज वो लोग खुश है कि चांदी का दाम बहुत बढ़ गया है, और वो डिलीवरी जिन्होंने लिया उनको आज फायदा दिखता है। पर मनीष जी, ये सिल्वर डिस्कशन हो रहा है, तो अब आपको क्या लगता है इसका? सच कहूं तो यहाँ पे ना हमारे सारे कैलकुलेशंस फेल हो चुके हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनली सिल्वर देखें तो अनचार्टेड जोन में है, कभी वो चार्ट्स बने ही नहीं है। अगर हम अनचार्टेड में दो ही चीज हम लगा सकते हैं, या तो अपना तुक्का मार सकते हैं या उसमें फिबोनाची एक्सटेंशन लगा सकते हैं। एक्सटेंशन के लेवल्स पे मार्केट चल रहा है, एक्सटेंशन भी क्रॉस कर चुका है। अगर हम मतलब उसका रेंज बनाए पूरा, एक्सटेंशन के लेवल्स पे ही मार्केट चल रहा है, जितना मतलब बन सकता है तो उतना बन गया। तो यहाँ से कभी भी करेक्शन आ सकता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई के कारण हुआ है। अगर ये प्राइस एक्शन के कारण होता तो ये हम कहते हैं कि हम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सोचिए तो लास्ट 2 महीने से RSI 90 के ऊपर चल रहा है, और वहां हो जाता कमोडिटी का RSI 90 मींस समथिंग वेरी बिग, कुछ इम्पॉसिबल जैसा लगता था। लेकिन कमोडिटी ऐसे सरप्राइजेस देते हैं, क्रूड नेगेटिव में जीरो जाना, ग्वारगम भी 2.5 लाख चला गया था, 50 रुपए किलो वाली चीज। क्रूड तो मुझे भी ध्यान है नेगेटिव में चला गया था। तो इस तरह की चीजें कमोडिटी सरप्राइजेस देती हैं आपको। नहीं तो आप ये देखिए ना कि कॉपर क्यों 400 रुपए वाली चीज जो कई सालों से हम देख रहे थे, मतलब 10 साल मैंने देखा, 2000 से लेके 2020 तक कॉपर वाज बिटवीन 300 to 400 जी। बस अब क्या हो गया कि 400 वाली चीज 1300-1500 आ गई। हाँ, और लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट सुपर साइकिल उसका ही चल रहा है, मेटल्स का, खाली कॉपर का नहीं बट सारे मेटल्स का। जो ये लैग में ऐसा चलता है कि पहले गोल्ड मूव करता है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर जिंक एल्युमिनियम ये करेगा, फिर एल्युमिनियम के बाद फिर आयरन और उसका आएगा, तब वो साइकिल खत्म होगा। तो अगर अभी कॉपर में वो साइकिल स्टार्ट हुआ है तो अभी जिंक एल्युमिनियम और उसके बाद आयरन में जाने में अभी टाइम है। जिंक एल्युमिनियम लेड भी है, हाँ लेड भी है। तो ये सब चीजें जब ऐसे बढ़ते रहेंगी, मुझे समझ नहीं आ रही, जबकि लेड का ही बाई प्रोडक्ट जो है वो सिल्वर है, लेकिन लेड नहीं बढ़ रहा, जिंक का बाई प्रोडक्ट सिल्वर है, वो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये ना प्रोड्यूस सिल्वर का वो आ गया है, आपका डिमांड बढ़ गया है, जबकि लेड का डिमांड ऐसा सच नहीं बढ़ा है। अगेन आपने जो बताया कि लैग में क्यों चल रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर बाई प्रोडक्ट ही है तो लेड से बन सकता था, टेक्निकली वो भी मूव करना चाहिए था। बट यहाँ पे जब भी कोई चीज अनचार्टेड चली जाती है ना, तो सारे फंडामेंटल, सारे टेक्निकल चीज काम करना बंद कर देते हैं। वो क्लासिक एग्जांपल यही है। अभी कोई भी आप टीवी चैनल खोलें, कोई भी इंस्टाग्राम जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो अगर 100 रील मैं देखता हूँ तो उसमें 80 रीलों पे ये बात हो रही है कि ट्रम्प साहब जो है वो ग्रीनलैंड को जी लेने वाले हैं, उन्होंने $700 बिलियन का वो भी कर दिया। अब इस पे भी एक विवादास्मक वो है कि जब खुद ऑलरेडी इतने $1 ट्रिलियन के कर्जे में है तो फिर ये नया खर्चा कैसे? तो क्या ये वर्ल्ड वार की तैयारी है,
या ये मार्केट को गिराने की तैयारी है ताकि फिर से एफआईआई घुस पाए? अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो मैक्स शॉर्ट पे बैठा है एफआईआई, 2,40,000 की जो वो पर मैक्स कैपेसिटी है निफ्टी में, उतने लॉट पे वो कल शॉर्ट हो गए। आज ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या डेट है? 20th जनवरी को कर रहे हैं, और वो मैक्स शॉर्ट पे बैठ तो चुके कल 19 जनवरी को रात को मैंने देखा वो मैक्स शॉर्ट हो चुके हैं। तो क्या यहाँ से मार्केट सारे क्रैश होने वाले हैं? अब आप मुझे मतलब मेरे 3 सवाल हैं इसमें, एक है जियोपॉलिटिकल, एक है वर्ल्ड वार और एक है निफ्टी क्रैश या ये पूरा मार्केट क्रैश। इस पे आपका क्या व्यू है? ये सबको ग्रीनलैंड लग रहा है, सबको ये लग रहा है, बट एक्चुअल गेम है नॉर्थ आर्टिक सी वाला। क्योंकि हुआ क्या है कि नॉर्दर्न पोल का जो आइस मेल्ट हो रहा है, तो जो अब तक ट्रेड रूट्स थे जो साउथ से चलते थे, यानी कि चाइना से निकल रहा है और वो चीज़ आपके मलक्का स्ट्रेट और अंडमान से और होते हुए गल्फ ऑफ ये होते हुए यूरोप जाता था या अटलांटिक क्रॉस करके यूएस जाता था, वो चीज़ अब नॉर्थ सी से जब आप करोगे, प्लस अर्थ गोल है तो ऊपर में ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा, और ऊपर में जब आप करोगे ना तो डिस्टेंस छोटी है। तो अगर मान लो आपको रशिया से कोई सामान निकल रहा है, रशिया से ऑयल निकल रहा हो या चाइना से कोई सामान निकल रहा हो और वो नॉर्थ सी की तरफ से अगर जाता है तो वो डिस्टेंस 1/3 है। तो अब फाइट जो है वो नॉर्थ सी कौन कैप्चर करेगा उसके ऊपर है। और दुनिया में शायद 22 या 23 ही आइस ब्रेकर्स थे अब तक, और उसमें से भी समझ लीजिए कि 80% थे रशिया के पास। अब वो आइस ब्रेकर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आइस खुद ही मेल्ट हो जा रहा है, तो जो बड़े कंटेनर शिप होते हैं वो ऐसे ही पार करके निकल जा रहे हैं उसको। तो गेम क्या है कि अब नॉर्थ आर्टिक सी को ही कंट्रोल करना है, और वो जो कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि देखिए यूएस ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में पीछे हट चुका है। अभी वेनेजुएला वाला भी उसने जो किया, कुछ उसको मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऑयल बेच के राजा बनने वाला है, वो बहुत छोटी चीज है लोग, और इतना इजी थोड़ी है। वो कंट्री ऑयल बेचेगी तो बिलिंग उसके नाम पे ही होने वाली है ना, ये तो अपने नाम पे बिलिंग कर नहीं रहे हैं। चीज ये है कि मुझे कंट्रोल चाहिए। तो चाइना को इनडायरेक्टली इसने ये बताया कि भाई देखो, तुम जहां से ऑयल सारा खरीद रहे थे, अब तुम्हारा हम ये रूट बंद कर रहे हैं, तो हम ये तुमको यहाँ नहीं खरीदने देंगे। तुम्हारे कंटेनर शिप्स यहाँ रोज रोज आके बैठते थे, मैं वो अलाउ नहीं करूंगा। अब इनडायरेक्टली ये हुआ। तो अब चाइना वैसे कहाँ से लेगा जब अगर उसे बहुत सोर्स है, ईरान से ले लेगा, रशिया से लेगा, रशिया तो उसके पास है। वो वेनेजुएला से बस खरीद इसलिए रहा था कि यूएस के पास एक, नहीं सस्ता भी नहीं सर, खरीद इसलिए रहा था कि यूएस के पास एक दुश्मन बना रहे और हमारे कंटेनर शिप्स वहां रेगुलरली जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो वेनेजुएला में ऑयल है बहुत ज्यादा हार्ड है, जो क्रूड ऑयल है उसकी रिफाइनरी भी बहुत डिफिकल्ट है। मैम चाइना खरीद के ना पानी में गिरा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको था कि मेरे शिप्स वहां रेगुलरली जाते रहे। पावर शो। अगर मेरे शिप्स रेगुलरली वहां जा रहे हैं, उस वाटर्स में जा रहे हैं, तो कल को मैं मिसाइल भी रख के भेज सकता हूँ, मैं कुछ भी रख के भेज सकता हूँ, और मेरे पास रीजन होना चाहिए वहां जाने का। अच्छा, एक कंटेनर शिप बहुत बड़ी होती है, उसके नीचे मैं सबमरीन चलवा के भिजवा दूंगा, ये एक्सेस मैं दे ही सकता हूँ ना। सबमरीन ही उसमें डाल के भेज दूंगा कि वहां जाके छोड़ दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि यूएस ट्रेस नहीं कर सकता, लेकिन बात ये है कि उसको भी तो ये लॉजिक समझ में आना चाहिए ना कि भाई आप बार बार हमारे टेरिटरी में आके पोक कर रहे हो, हम तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट तक ही हम पोकिंग लेंगे। तो यूएस ने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया और कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइट हो जाती। अच्छा, कोई कितना भी बोल ले, आज डायरेक्ट फाइट करना किसी के लिए आज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी इकोनॉमी कोई बर्बाद नहीं करना चाहता है। देखिए सिंपल सा होगा, यूएस के जितने भी, यूएस के पास ना आर्मी से ज्यादा उनका बड़ा नेवी है। कुछ नहीं करेंगे, चाइना के सारे ट्रेड रूट्स वो ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही उन्होंने सारे ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए, बस इनका ट्रेड बंद हो गया। दुनिया परेशान होगी, लेकिन उससे यूएस अपना दबदबा दिखा देगा। और आज के डेट में सब कुछ ट्रेड पे चल रहा है, बिजनेस पे चल रहा है। देखिए वॉर वगैरह ये सब पुरानी चीजें हो गई। आज जो वॉर है वो पैसे की वॉर है। पुराने जमाने की तरह नहीं है, सोने के सिक्के चलते थे। आज पेपर चलता है, राइट, क्रिप्टो चलता है। आज किसी को यहाँ से रशिया पैसा भेजना है तो आप नॉर्मल बैंकिंग चैनल से भेज नहीं सकते, क्रिप्टो में भेज सकते हो आप। मनीष जी, एक और बात बताइए, जैसे आपको तो इसकी बहुत अच्छे से नॉलेज है, इन्होंने जो वेनेजुएला किया तो उनके पास भी क्रिप्टो का एक अच्छा रिजर्व है जी, शैडो फॉर्म में, जो 6 लाख बता रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बैंकिंग चैनल से वो पेमेंट लेने थे, यूएस के सैंक्शंस लगे थे, तो वो क्रिप्टो फॉर्म में लेते थे। तो क्या ये क्रिप्टो वंस यूएस ने ऐसे किया तो उसके पास ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए क्रिप्टो पहला चीज तो ये है कि लोग जो भी ओन करते हैं वो एक वॉलेट में ओन करते हैं। अब वो वॉलेट हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड मतलब एक समझ लीजिए डिजिटल फॉर्म में हो गया, वो तभी खुलेगा जिसके पास पासवर्ड एक्सेस होगा, और या फिर सॉफ्ट फॉर्म में होगा। तो वो जनरली क्या होता है, सॉफ्ट फॉर्म में पासवर्ड एक्सेस ही होता है, और वो वही खोल सकता है जिसने उसको क्रिएट किया हो। तो वो इतना ईजी है नहीं लेना। प्लस आप ले तो लोगे, बट उसका करोगे क्या आप?
आपकी कंट्री में आज भी वो अलाउड नहीं है। आप टेक्निकली देखें तो आप ले तो लीजिएगा उससे बिटकॉइन, बट वो लेके आप क्या कर लीजिएगा उसका? आप किसी क्रिप्टो में तो पेमेंट करेंगे नहीं, तो आप ही का स्विफ्ट सिस्टम है, आपका बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो वो कल को बेच तो सकती हैं, यूएसडीटी तो मिल ही जाएंगे उसे। सर उसकी अमाउंट डेप्थ तो कम हो ही सकता है। बहुत छोटा अमाउंट है सर, 560 बिलियन उनके लिए कुछ नहीं है। यूएस का ट्रिलियन की बात चल रही है यहाँ पे, 37-38 ट्रिलियन है सर, तो 2-3% कम हो गया लोड में लेकिन से। जो उसे ग्रीनलैंड खरीदना है तो वो तो बाहरों बाहर आ गया ना। भाई 600 बिटकॉइन सर, बेचे और मैं एक चीज ग्रीनलैंड अंदर। मैं एक चीज ऐड करूंगा सर यहाँ पे, कि हम जो सोचते हैं ना यूएस के ऊपर डेट है एंड ऑल दैट, देखिए यूएस का जो डेट है वो डेट उसको खुद उसने किसी बाहर वाले को नहीं दिया है। मतलब उसका 37 ट्रिलियन का जो टोटल डेट है उसमें 12 या 13 ट्रिलियन का ही टोटल डेट जो उसका एक्सटर्नल डेट है। बाकी सारा डेट ये है जो उसी के यूएस फेड ने प्रिंट किया है और उसके गवर्नमेंट को पैसा दिया है। वो जीवन भर नहीं लौटाएंगे तो भी चलेगा। मतलब हमारे आरबीआई ने प्रिंट करके मान लीजिए पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए, तो ये पैसे तो इनको नहीं लौटाने हैं ना, वो तो अपना ही माल है, अपना और ही नोट पैसा छाप है। लेंगे। और जब लौटाने का टाइम आएगा रीफाइनेंस कर लेंगे, वापस उसको कर लेंगे। तो ये चीज चल रहा है यूएस। लेकिन 13 ट्रिलियन तो शायद चाइना का है। 3 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन टोटल एक्सटर्नल इनका 13 ट्रिलियन है, जिसमें सारी कंट्रीज का इन्वॉल्व है। मतलब इंडिया के पास भी यूएस सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं बहुत सारे। अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आया था 50 बिलियन के इंडिया ने बेचे। यस, तो इंडिया के पास भी उनके बॉन्ड्स हैं, क्योंकि यूएस बॉन्ड्स सबसे सेफ एसेट माने जाते हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनली कहीं पैसे पार्क करके रखने हैं जिसमें करेंसी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो आपको कराना है, तो वो यूएस बॉन्ड्स ही होते हैं। क्योंकि वो क्या है कि रिडीमेबल होते हैं यूएस बॉन्ड्स में, सॉरी यूएस डॉलर्स में, तो उसमें करेंसी का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। तो भले उसका लोग देखते हैं कि आज इंडिया में बैठ के लोग बोलेंगे कि 4% ही तो इंटरेस्ट रेट है, बट साल में 5% तो करेंसी भी टूट रही है, तो 9% इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है आपको? तो वहां पे वो सेफ्टी नेट है। और प्लस दुनिया में बहुत सारी मेजर कंट्रीज ऐसी हैं जिनका करेंसी पेग्ड है अगेंस्ट डॉलर। जैसे अगर हम दुबई की इतनी बात करते हैं तो दुबई की करेंसी एक्चुअली पेग्ड है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो आप देखो कि अगर पेगिंग उस तरीके से चल रही है तो सब कुछ डॉलर पे ही डिपेंडेंट है, तो वो भी नहीं चाहेंगे हमारी इकोनॉमी खराब हो। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के सारी कंट्रीज का करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड है, तो उनके भी इंटरेस्ट में लोग बोलते हैं ना कि डॉलर खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट। इतना इजीली नहीं खत्म होने वाला है। उसका रीजन क्या है? ये सारी कंट्रीज पेग्ड हैं अगेंस्ट डॉलर। तो पहले तो वो हटे कि कुछ और आएगा, पहले पैगिंग हटाएं, और जैसे पैगिंग हटाएंगे सबसे गोल्ड पहले भाग करेंसी जाएगा। इनकी टूटेगी, गोल्ड भाग जाएगा। गोल्ड भागेगा, इनकी करेंसी। क्योंकि अगर आप पैगिंग हटाओगे तो कोई एक चीज के अगेंस्ट रेफरेंस रेट आप दोगे, यूजुअली लोग गोल्ड के अगेंस्ट देते हैं। जो रशिया ने अभी किया था, रशिया ने क्या किया था कि जिस दिन उसने अटैक किया तो उसकी करेंसी 70 रूबल से 75 रूबल से सीधा 140 चली गई थी। बट विद इन 1 वीक उन्होंने पहले क्या किया, स्टॉक मार्केट पूरा बंद कर दिया। मार्केट एक्सोडस पैसा का बंद कर दिया उन्होंने। सैंक्शंस वगैरह तो अब लगेंगे, तो उन्होंने क्या करा, लगाओ सैंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पैक किया अपने करेंसी को गोल्ड के मार्केट रेट से। गोल्ड का मार्केट रेट ये है, जिस दिन अटैक हुआ था उसके जस्ट पहले हमारा करेंसी का रेट ये था। मतलब किसी को भी गोल्ड चाहिए, इतने रूबल लाओ, इतना ग्राम गोल्ड लेके जाओ, पैक कर दिया। जैसे ही पैक कर दिया करेंसी उनकी स्टेबल हो गई। अच्छा, अब कोई रशिया से खरीदने जा सकता था? यूएस के सैंक्शन के डर से कोई खरीदने नहीं जाएगा, तो उनको देना भी नहीं पड़ा, करेंसी भी स्टेबल हो गई। तो करेंसी स्टेबल करने के लिए क्या होगा, आपको गोल्ड के रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। तो ये जो जितने कंट्रीज हैं, अभी अचानक से सारे सेंट्रल बैंक्स क्यों गोल्ड खरीदने लग गए? मेन रीजन यही था कि अगर कभी गलती से इस तरह का सैंक्शन आया या पैगिंग हटाना पड़ा तो उसके लिए हमारे पास गोल्ड रिजर्व होने चाहिए। चाइना का मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, जो मैंने पढ़ा है, और ये सब पब्लिक डोमेन पे ही है, कोई मेरे को आके जी, ना जी। चाय पे चर्चा नहीं है, मतलब वो नहीं बता सर गए। पब्लिक डोमेन की हम बात कर रहे हैं, हम तो हमारे पास कोई इंटरनल न्यूज़ हाँ, कहाँ से मतलब होगा? मैं वही हाँ। कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि चाइना इज एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग टू यूएस एंड यूरोप। जी, उनके यहाँ अगर 100 रुपए की चीज बनती है 10 रुपए उनका कंजम्पशन है, 90 एक्सपोर्ट है। 90 तो एक्सपोर्ट ही करते हैं। जी, और मेरा अपना खुद भी, मैं चाइना बहुत जाता रहा हूँ, तो जी। मुझे पता है वहाँ हाउ चाइनीज वर्क। जी। तो अब उनके पास डॉलर आता जा रहा है। जी। अब कल को किसी दिन वो भी कह सकते हैं कि हम डॉलर को डिवैल्यूएट कर रहे हैं या खत्म कर रहे वो हैं। खुद नहीं चाहेंगे सर ये। नहीं, अगर मान लो किसी दिन, क्योंकि देखिए 2 सुपर पावर हो गई हैं आमने सामने, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो अलग बात है, लेकिन वो चाह सकते हैं। हाँ। तो वाई चाइना इज बाइंग द मेटल्स? क्योंकि अब यूएस डॉलर का वर्चस्व खत्म होएगा ही आगे, जिसके पास मेटल रहेंगे। क्योंकि देखिए हर चीज चलाने के लिए मेटल चाहिए। आज उसने, चाइना ने ये बात समझ ली कि मेटल्स आर नेक्स्ट क्रूड।
क्रूड की डिमांड खत्म हो रही है, लेकिन जिस चीज की डिमांड है और उसको खत्म करो। करने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही है। यस, ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी ने जी। बिल्ड करा। हाइड्रोजन और वाटर पे जो गाड़ियां चलने की बात चल रही है, वो सब वही कर रहा है। टेस्ला अगर दुनिया में कहीं पिटी है तो वो चाइना में ही पिटी है। और टेस्ला की 80% मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं हो रही है। जी, तो ये तो हो ही रहा है। आपकी बात ये सही है कि चाइना कोशिश कर रहा है, तो But- इसीलिए वो गोल्ड और सिल्वर और जो जहां से जो मेटल मिल जो रहा है मिल वो रहा है आने खरीद रहा है। बाने खरीद रहा है। ये जो रोज 10-10 हजार चांदी बढ़ रही है, कि आपके मेरे या हमारी पब्लिक खरीदने से हमारे थोड़ी बढ़ पास रही तो पैसे ही नहीं है, खरीदे कहाँ से? है। अगर मैं कहता हूँ हम 1 करोड़ की खरीद भी ले हाँ। तो हम 1 रुपया भी नहीं हिला नहीं सकते। हमारे हमारे सर, हम सब लोग अपना कैपिटल जोड़ दें, सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंस हाँ। अपना कैपिटल जोड़ दें और जाके गोल्ड खरीद लें आज मार्केट से, हम 1 रुपया नहीं ला पाएंगे। बस वही मैं कह रहा हूँ। तो मतलब कुल मिला के बात क्या यहाँ पे है, 100 टन हमारा 100 आरबीआई टन, खरीदता yes। है। 100 टन मतलब आप समझ रहे हैं कितना, लाखों करोड़ में अमाउंट जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था कि जब ये चांदी रोज 10,000 15,000 बढ़ रही है तो पर डे कितनी, कोई भी खरीद रहा है, वो चाइना खरीद रहा है या और कंट्रीज खरीद रही है या कोरिया खरीद रहा है या सैमसंग खरीद रहा है फॉर दैट मैटर। अभी इसमें एक और सबसे बड़ा पंगा होने वाला है। हम लोग तो अभी डिजिटल खरीद रहे हैं, चाइना भी डिजिटल खरीद रहा है। हाँ। वो बाद में कहेगा डिलीवरी दो, डिलीवरी कहाँ से आएगी जब डिलीवरी सप्लाई नहीं है सर। जब डिलीवरी शॉर्ट होगी तो क्या क्रैश आएगा या क्या आग लगेगी, ये अभी कोई समझ ही नहीं लोग रहा है। आग का ही सोच रहे हैं ज्यादा, क्रैश का कोई नहीं सोच रहा है। बट जब डिलीवरी नहीं रहेगा तो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका ये रेट पहुंचा कैसे? बस कभी तो रिडीम करना होगा भाई। अभी दोस्तों आप समझिए, चाइना आता है, वो रोज देखता है कि आप सब लोग बेच रहे हैं, कोई तो बेच ही रहा है ना, जब रेट बढ़ रहा है और वो कोई तो खरीद बेच रहा है। रहे हैं। तो अभी इसमें ये भी हो सकता है जैसे गवार गम में हुआ था कि एमसीएक्स ने बैन कर दिया था नो ट्रेड, सिर्फ आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं, आप नई क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले एनजी में सेम चीज हुआ था। एनजी में भी हुआ था। हाँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। निकल में हुआ था, निकल में जब आग लग गई थी बहुत तेज, निकल रोज बढ़ रहा था, उन्होंने पहले मार्जिन बढ़ाना शुरू किया 90, और एक वक्त तो ऐसा आ गया था 120% मार्जिन ले रहे थे। मतलब 100 रुपए की चीज के 120 रुपए कह रहे थे कि मार्जिन दो। और उसके बाद भी नहीं बन पाया तो उन्होंने सीधा बोल दिया जो पोजीशन है उसी को काटो, स्क्वायर ऑफ अलाउड है, पोजीशन लो ही मत। यस। अब पोजीशन जैसे ये बात होती है ना कि पोजीशन काटनी है आपको, सारे ऑर्डर बुक से ऑर्डर गायब हो जाते हैं। यस, आपको मिलेगा ऑर्डर 900 पे कोई चीज चल रही है तो आपको 800 पे एग्जिट मिलेगा। एग्जिट करो आप 800 पे एग्जिट। जैसे ही आपने 800 पे एग्जिट किया, प्राइस हो गया 800, अब नेक्स्ट एग्जिट होगा 720 पे। ये तो लोअर सर्किट जैसा होगा, वही 10% नीचे, सीधा 10% नीचे जाते जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या, इतने नीचे नीचे तक एग्जिट चला जाएगा, 4-5 दिन तक ये सर्किट चल गया, प्राइस खत्म हो गया। नहीं, और इसमें क्या होगा दोस्तों, एक और चीज जो हमने देखी है, मतलब मैंने तो तजुर्बा किया है, करंट कॉन्ट्रैक्ट मान लो 2 लाख का है, अगला वाला कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का होगा, उससे अगला 3 लाख का होगा। इतना बड़ा बड़ा गैप होएगा कि आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे, लॉस ही लोगे, हेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मतलब ये बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। चांदी अब उस लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि जो चांदी रेट बढ़ रहा है, पेपर पे मैंने खरीद ली, जब मैं कहूंगा डिलीवरी लाओ तो डिलीवरी है ही नहीं है, ना एक्सचेंज के पास है, ना सप्लायर्स के पास है, ना दुनिया के पास और है। एक डिस्क्लेमर सर ऐड कर दीजिए कि हमारा सुन के कोई बेच ना दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइस गिर जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई घुस रहा है तो वो डरे कि भाई यहाँ किस प्राइस पे हम एंटर कर रहे हैं। चलिए, ये तो रही साहब क्रिप्टो की बात। अब एक बहुत सवाल, क्या स्विस बैंक का सारा पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट हो चुका है? जो सब वहां लोगों का जो स्विस बैंक में पैसा रखा था, और मोदी जी कह रहे थे कि मैं लिस्ट लेके आऊंगा। सर मैं स्विस बैंक से नहीं रिलेट करूंगा, लेकिन कोई जाके क्रिप्टो का अगर चार्ट देखेगा तो हमारे यहाँ 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, याद होगा आपको। मैक्सिमम व्यूअर्स तो यंगस्टर्स हैं, उनको याद भी नहीं होगा क्योंकि मम्मी पापा ने कितना स्ट्रगल किया था। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे। भाई और बहनों, सर मैं बताऊं, कलकत्ता में सोना पट्टी में उस दिन सोना जब चल रहा था एक्चुअल में मार्केट में 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, वो उस दिन 60,000 हो गया था। 60,000 70,000 में सोना पट्टी में बिक्री हो रहा था, और पैसे हैं लोगों का, सोना नहीं। सर 8 बजे सोने की न्यूज आई। हाँ। मैं बाहर था, वाइफ का फोन आया कि भाई ये 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। हाँ। और 1 घंटे बाद मैं क्या देख रहा हूं कि हर मार्केट में ऐसी वो मच गई है, लोग बिल्कुल मार्केट में रात को 9-10 बजे टूट गए हैं। मैं बता रहा हूँ, सोना पट्टी वाला कलकत्ता का जो मार्केट है वो बंद हो जाता है, आप समझ लीजिए 9 बजे। 9 बजे भी नहीं सर, 7 बजे तक तो लोग गद्दी अपना बढ़ाना चालू कर देते हैं। जो बिजनेसमैन फैमिली वाले होंगे और समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। गद्दी बढ़ाना मतलब सारे पैसे समेटो और निकलो यहाँ से। 7 बजे तक वो समेटना चालू कर देते हैं। उस दिन रात को 12-1 बजे तक बिडिंग चल रही है, किसी के पास 1 ग्राम भी निकल जाए। यस। और ये हाल हो गया कि सोने की सिल्ली लेना, 1 केजी 100 ग्राम 200 ग्राम के बाढ़ लेने के लिए लोग रेडी बैठे हैं कि भाई जितना बड़ा बार है उतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। सर जी, दिल्ली में मैं और मेरी वाइफ अक्सर 11-12 बजे जब थोड़ा फ्री हो जाते हैं ड्राइव पे चले जाते हैं।
मुझे ध्यान है कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था जहां पे 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल पंप पैसा ले रहा था। हाँ। और वो 30 दिसंबर तक लेता रहा, 31 दिसंबर तक। और उसको अलाउड था कि आप पुराने नोट लोगे। सर जो आदमी 50 रुपए का तेल नहीं डलवाता था ना, वो कह रहा था टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। जहां पे भी करेंसी हाँ। दी जा सकती थी वहां पे वहाँ लोग रश दे रहे थे। दे रहे थे। आई नो। तो ये जब सिचुएशन हो रहा था, कोई चेक करेगा अगर कि क्रिप्टो का फर्स्ट बुल रन कब आया था, लोग कहेंगे इंडिया ने बुल रन दिलाया था। आप टाइमलाइन चेक कर लो बस। उसी समय क्रिप्टो की फर्स्ट जो रैली जो थी जिसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, वो स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हवाला वाले क्या पैसा ले रहे थे। अब मतलब हमें नहीं पता कि कैसे ले रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन ये सुनने में आ रहा था कि वो लोग ले रहे थे पैसे, और वो पैसे को वो इधर से रूट कर रहे थे। क्रिप्टो की फर्स्ट रैली वहीं से चालू हुई थी। अभी स्विस बैंक का पैसा आया कि नहीं आया ये तो नहीं पता सर, लेकिन इंडिया का जो नॉर्मल कैश था वो क्रिप्टो में जा रहा था, वो चार्ट से समझ में आएगा कि उसी समय क्यों रैली चालू हुई। दुनिया में और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा था, बट सडनली इतनी बाइंग क्यों चालू हुई कि बिटकॉइन उसी समय रैली करना चालू कर गया। ये फर्स्ट रैली थी ये। उसके बाद जब हमारा ये हो गया, फिर जीएसटी जब आया, आप देखिएगा उस समय भी ये रैली चालू हुई थी। अब आप कहोगे सर कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में हमारा क्या कनेक्शन, आप जाके चार्ट्स पे देखो उसी समय क्यों हो रहा है ये। तो मनीष जी ये तो हो गया, अगर लोगों को अपना पैसा कहीं पार्क करना है तो वो अब बिटकॉइन में करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, लोग पैसा वहां शिफ्ट करने लगे। और एक चीज और सर, जैसे स्विस बैंक में लोग पैसे क्यों रखते थे कि मेरा नाम कभी डिस्क्लोज ना हो, इसीलिए रखते थे। यहाँ भी यही है। जब जो ट्रीटी हुई इंडिया और स्विट्जरलैंड की, तो उसमें लिस्ट वो लोग नाम लेके आए थे। तो उस समय अगर करेंसी में कहीं कन्वर्ट करते या किसी दूसरे बैंक में पैसे लोग डालते तो वो नाम ट्रेस हो जाता, क्योंकि इतने लोगों का पैसा यहां से वहां गया। क्रिप्टो ही ऐसा एसेट था जहां पे आपको किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना है, और अगर डिस्क्लोज नहीं करना है तो सबसे अच्छा ये चीज है, तो एनोनिमस रह सकते हो आप जीवन भर। और मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लेजर देखा होगा। चलिए हम लोग तो होल्ड करते हैं, तो हमारे पास है लेजर में मैं अगर 5,000 करोड़ रुपए भी डाल के यहाँ से अभी दुबई चला जाऊं या यूएस चला जाऊं या कहीं भी चला जाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सोचेंगे तो पेन ड्राइव है। अरे तो उसको ले जाने की भी क्या जरूरत है? आप तो उसमें पैसा डालो, उसे तोड़ के यहीं गाड़ दो, और आप वहां जाके अपना वो की फ्रेज डालो और वहां नई पे कर लो एक्टिवेट। ये भी पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को करना ही नहीं है। मेरे सर को आपको पेन ड्राइव भी कैरी नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को एक सिक्योर डिवाइस ही अपना रखना है, मेरे को दूसरे जगह लॉगिन भी नहीं करना है। मैं लॉगिन से भी डरता हूँ ना, कि मैं अगर लॉगिन करने गया किसी ने मास्किंग कर ली है, मेरे को हैक कर लिया, तो वो हैकिंग का भी डर नहीं है मुझे। मैं अपना ही ड्राइव ले जाना चाहता हूँ। 99.99% लोगों ने तो लेजर कभी देखा ही नहीं है जीवन में। वो सोचेंगे ये पेन ड्राइव है। अरे सर पेन ड्राइव आपका बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर सा है। हाँ सुंदर लग रहा है सर। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड का पेन ड्राइव है सर, आप विश्वास करोगे? क्रेडिट कार्ड का? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड के शेप का ही है। अच्छा, हाँ वो टेंजम आता तो है। तो आप बताओ, हाँ। लोग तो ये सोचते हैं ना नॉर्मल कार्ड रखा होगा, किसी को समझ में आएगा वो क्रेडिट कार्ड? अच्छा, उसमें भी चिप होती है, इसमें भी चिप होती है। आप एक कार्ड में चिप होती है, इसमें भी चिप होती है, तो मेटल क्या डिटेक्ट करेगा उसको? आप रख के ले जाओ। अब तो एक रिंग भी आ गई है, वो रिंग पहन के चले जाओ आप, एंड दैट इज योर हार्डवेयर वॉलेट। हाँ बस। तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे एजेंसीज को नहीं पता है, सबको पता है। बट उतना पैसा जो मूव कर रहा है ना, वो सिस्टम का ही आदमी है, हम जैसे लोग नहीं है। हमारे पास उतना पैसा है भी नहीं, तो हम कहाँ से मूव करेंगे। अब आते हैं मनीष जी थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। जी, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो आप यूज करते हो जी, या मेरी ऑडियंस कुछ करे तो उससे उनका फायदा हो पाए। मैं एक सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करता हूँ कि चार्ट पे मैंने ये कहा भी है कि ये गोल्डन ईएमए है, जो आप भी शायद यूज करते होंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए इंट्राडे के लिए। कोई अगर इंट्राडे करना चाहता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए लगा के रखे। एक गोल्डन चीज थॉट ये याद रखे वो, कि अगर 20 ईएमए के ऊपर है मार्केट तो गलती से भी शॉर्ट साइड में शॉर्ट नहीं करना, और इसके नीचे है मार्केट तो गलती से भी लॉन्ग साइड में मत रहो। अब मार्केट में मोमेंटम कितना है उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि वहां पे हम ऑप्शन बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स कर सकते हो तो सबसे अच्छा है। अगर सिंपल सा हम ये डिसिप्लिन फॉलो करते जाएं, और इसमें पैसा सबसे अच्छा कब बनेगा, जब मान लो 20 ईएमए के नीचे प्राइस चल रही थी और उसके बाद वो टेस्ट करने आई 20 ईएमए को, तो फर्स्ट टाइम शायद ना तोड़े, बट वही सेकंड टाइम जब वो टेस्ट करने जाएगी ना, तब वो तोड़ेगी भी और अच्छा मोमेंटम भी देगी। तो उस मोमेंटम के लिए वेट करना पड़ेगा, गेम पूरा वेट करने का। और सिमिलरली डाउन साइड में जब तोड़ना होगा ना, तो फर्स्ट टेस्ट में अगर तोड़ दिया तभी वो ट्रेड बना, और फर्स्ट टेस्ट में अगर नहीं तोड़ा तो वो शायद नहीं तोड़ेगा, वहीं से बाउंस कर जाएगा। मैं इसमें लोगों को एक छोटा सा सेटअप और दे देता हूँ, विच इज अगेन अ वेरी गुड, आप भी कभी वो करिएगा।
इसमें स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स और लगा लीजिए। हाँ, तो उससे क्या होगा कि कहाँ तक डबल, मूवमेंट आएगा वो पता चल हाँ, जाएगा। वो आपको जैसे आपका दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं, एक EMA 20 और एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड फिबोनाची नहीं, बहुत सारे लोग फिबोनाची लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स लगाइए। अब मान लीजिए प्राइस अभी EMA 20 के नीचे चल रहा है, जैसे ही वो पहली कैंडल रिजेक्ट हो गई, दूसरी हो गई, अगर दूसरी भी हो गई तो समझ लिए तीसरी पे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। हाँ। और अब वो वहां से चला कहां तक जाएगा, तो पिवट पॉइंट को आप टारगेट बना लीजिए। हाँ, तो उससे टारगेट भी आपको मिल गया, स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया। और अगर पिवट हाँ। पॉइंट नहीं, और अगर आपको फिबोनाची लगाना आता है, क्योंकि 90% लोगों को दोस्तों फिबोनाची लगाना नहीं आता कि इंट्राडे में फिबोनाची कैसे लगाते हैं, तो वैसे फिबोनाची भी बहुत अच्छा टारगेट दे देता है। वही फिबोनाची में भी वही आपको ध्यान रखना है हाँ। कि 50% स्विंग, हाँ, हाँ। और 63% वाला जो टारगेट्स होते हैं उन टारगेट्स को आप रखो, Yes. तो आपको वो इजीली मिल जाता है। मार्केट हो सकता है उसके बियॉन्ड भी जाए, बट सारा पॉइंट्स आपको जो मिले कोई हम तो 30-50 पॉइंट अगर रोज मिल जाए तो बस वही बहुत है सर, उतना ही बहुत ये है। आप लोग निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी। नहीं, निफ्टी बैंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है सर। पॉइंट्स के अगर टर्म्स में देखेंगे तो यस, बैंक निफ्टी में थोड़े पॉइंट ज्यादा लगेंगे, निफ्टी में थोड़े पॉइंट्स कम लगेंगे, मतलब। लेकिन अगर क्वांटिटी पे अगर आप जाए तो वहां पे 25 की क्वांटिटी है और यहाँ पे 65 की है, तो उससे आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आपको वहां पे से 2 लॉट है, यहाँ पे 1 लॉट ही है, पॉइंट्स उतने ही अगर आपने कैप्चर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। मनीष जी, हमेशा बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है और निफ्टी में क्यों कम है? क्योंकि वहाँ 50 स्टॉक्स है, यहाँ 12 स्टॉक्स है। 12 में से 2 स्टॉक्स का वेटेज 50% है। कौन से का? HDFC ICICI का, SBI भी तो है सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये दोनों का Biggest SBI HDFC और ICICI का जोड़ के 55% का वेटेज है। हाँ। उसके बाद SBI भी जोड़ दीजिए तो 65% हो गया, उसके बाद आप एक्सिस जोड़ दीजिए तो 75% हो गया, तो 4 स्टॉक में ही तो आपके 75% वेटेज हो गया। यही चीज निफ्टी में आप करने जाओगे तो आपका 30% वेटेज पहुंचते पहुंचते 4 स्टॉक साफ हो जाते हैं, HDFC, CSCI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस। तो 4 बड़े स्टॉक खत्म हो गए 30% पहुंचने में। तो इसके कारण क्या है कि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है, इसलिए मोमेंटम ज्यादा कम है थोड़ा, और प्लस ये इंडेक्स का साइज भी छोटा है, तो परसेंटेज टर्म्स में सिमिलर दिखता है, नंबर टर्म्स में ज्यादा दिखता है। अभी आपको क्या लगता है मार्केट का सीन, जैसे अभी ऑलमोस्ट हाई पर चल रहा है, तो आगे आने वाला सिनेरियो कैसा रहेगा? क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो है, गोल्ड सिल्वर भी बिल्कुल रोज नया हाई बना रहे हैं, बैंक निफ्टी भी नया हाई बना रही है रोज। अगर मैं कहता हूँ 2-3% कम है तो हाई बोलेंगे उसे। US मार्केट भी बिल्कुल टॉप पे चल रही है, प्रॉपर्टी भी बिल्कुल टॉप पे चल रही है, मतलब गाड़ियों के रेट भी बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। सर ये एक्चुअली हुआ क्यों है मैं बताता हूँ। हमारा इकोनॉमिक साइकिल ना, इंडिया का ही नहीं दुनिया का ही एकदम खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक साइकिल इन द सेंस खत्म इसलिए हो गया है, लोगों के पास पैसे हैं, बट उस पैसे को आप बिजनेस में अगर लगाते हो ना तो वहां से कोई रिटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्हीं का सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। आप देख ही रहोगे हर बिजनेसमैन परेशान है, तो वो बिजनेसमैन का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ लगाएगा? तो वो पैसे फ्लो हो रहे हैं रियल एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर या रियल एस्टेट में या स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में। तो इसीलिए हर एसेट इन्फ्लेटेड है, और ये चलता रहेगा जब तक कि ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पे आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो तो कुछ रिटर्न्स बने। अब प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि सब चीजें डिजिटल हो गई हैं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल डिमांड कुछ है नहीं। एक छोटी सी ऑफिस से लोग हजारों करोड़ का बिजनेस कर पाएंगे। आगे चल के AI का जो जमाना आएगा तो उसमें तो ये हो जाएगा कि मतलब बेयर मिनिमम एफिशिएंसी से भी लोग बहुत काम कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, जो ये बिटकॉइन ऑलमोस्ट 30% करेक्शन पे तो है ही है, 1,23,000 से 90,000 घूम रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि बुल साइकिल कब आएगी, और क्या ऑल्ट कॉइन्स में भी आएगी, या सिर्फ ये बिटकॉइन, इथेरियम और BNB और ये जो 4-5 बड़े कॉइन्स हैं यही चलते रहेंगे और छोटे कॉइन बस खत्म, पंप एंड डंप और लोगों का पैसा चूसने के लिए ही है? तो छोटे कॉइन्स का तो आपने जो बोला वो बात सही है, पंप एंड डंप ही है। मेरा मानना ये है, मतलब मैं अपना बताता हूँ पर्सपेक्टिव, कि क्रिप्टो एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा है क्योंकि वो मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी है, ट्रेडर को वही चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो उसका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक है, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है। और लोग बोलते हैं कि अभी भी बिटकॉइन माइनिंग बाकी है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग हर 4 साल में हाफ होती है, हाफिंग होती है, और जब हाफिंग होती है तो उससे रिवॉर्ड कम होते जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ रहा है, रिवॉर्ड हाफ होते जाएंगे, तो बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब माइनिंग बाकी है, अभी वो बंदी कर देंगे लोग, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना ज्यादा है, वो अब वही कर पाएगा माइन जिसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट नहीं लगना है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि बिटकॉइन का स्टोर ऑफ वैल्यू है,
लिमिटेड सप्लाई है, तो वो एज एन एसेट फिर भी आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो आपको स्टेबल दिखे या थोड़ा सा प्राइस वगैरह बढ़ता हुआ दिखे। बट बाकी जितने कॉइन्स हैं, तो क्रिप्टो को आप दो स्पेक्ट्रम में देखिए, एक बिटकॉइन एंड एक अदर्स। जितने अदर्स हैं उनमें सप्लाई का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अब जैसे इथेरियम है, तो उसमें ऐसा कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स राइट होंगे, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे, सप्लाई बढ़ते जा रही है टाइम टू टाइम। तो चूंकि वहां सप्लाई बढ़ रही है, तो इसलिए प्राइस कोई उसका स्टेबल है ही नहीं। तो उसकी प्राइस में स्टेबिलिटी का भी इशू है। प्लस ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उसका डिमांड अगर बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती। प्लस वो एप्लीकेबल है क्योंकि वो लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है। बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इन सबके ऊपर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। बिटकॉइन के ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, बट वो ओनरशिप का प्रोडक्ट है। जैसे लैंड हमारे यहाँ लिमिटेड है, वैसे बिटकॉइन लिमिटेड है। बट अगर हम बात करें कि इस लैंड पे 10 तले की बिल्डिंग बन सकती है या 5 तले की बन सकती है, वो तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर है। वो जितना सैंक्शन कर दे, कल यहाँ 20 तले की वो सैंक्शन कर दे, बिल्डर तो बना ही देगा, भले गिर जाए, बट बिल्डर तो बना ही देगा। तो वही चीज एथेरियम सोलाना के लिए एप्लीकेबल है कि वो एक समझ लीजिए कि एक लैंड है जिसपे बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली हुई है। अब आप एक माले की बिल्डिंग बनाओ या 20 माले की बनाओ, वो आपके ऊपर है। और जितना आपको सैंक्शन मिल गया उतना आप बनाते जाओगे, और मे बी जितना ऊपर तक जा सके बिल्डर बना दिया, वो वाला लॉजिक है। लेकिन एक पॉइंट तो आएगा ना, जब ये लैंड वो वजन नहीं ले पाएगा तो वो गिरेगा। एंड यही चीज बाकी सारे क्रिप्टोज के लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब बिटकॉइन का पोजीशन और होल्डिंग और ट्रेडिंग अगर मच क्रिप्टो बेटर में है। किसी को होल्ड करना है तो वो बिटकॉइन ही होल्ड करना है। बाकी जगह यस, पैसे आपके बन सकते हैं। आपने आज खरीदा, कल डबल हो गया, बेच दिया, कल 1/3 गेन आ गया, आपने बेच दिया, वो पॉसिबल है और वो होगा। लेकिन ये रिस्क मान के चलना है कि किसी एक दिन तो बिल्डिंग टूटेगी। रिलायबिलिटी के लिए सिर्फ बिटकॉइन ही है। रिलायबल अगर आपको देखना है तो वो सिर्फ बिटकॉइन है, क्योंकि उसकी Ethereum? सप्लाई लिमिटेड है। एथेरियम में वही हो गया कि सप्लाई का लिमिटेशन नहीं है, बढ़ते रहेगा सप्लाई। एक इंडिया का कॉइन है पॉलीगॉन, जी आपने भी नाम सुना होगा। जी जियो कॉइन भी उस पे बेस्ड है। जी। इंडिया के गवर्नमेंट के भी वो बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी और उसके फाउंडर्स इंडियन हैं, तो मैं इसलिए इंडिया का कॉइन बोल देता हूँ जी। उसे। तो आपको क्या अभी लगता ई है? रूपी भी उसी पे बेस होने की बात चल ई-रूपी रही भी है। उसी पे बेस होने की बात चल रही है और काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे के लिए जी। भी वो काम कर रहे हैं और ये सब मैं पढ़ता ही रहता हूँ। जी तो आपको क्या लगता है कि क्या इस कॉइन का फ्यूचर है? सर, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए पॉलीगॉन एक कंपनी है, उसने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, ब्लॉकचेन पे इतना गवर्नमेंट को भी हेल्प करना है, सबको करना है, बट उसके लिए एक कॉइन की जरूरत क्या है? इन्फोसिस भी तो गवर्नमेंट के लिए बनाता ही है ना, इनकम टैक्स का वेबसाइट बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, सब कुछ बनाता है। उन्होंने तो कोई कॉइन नहीं लॉन्च करा। नहीं, बट उनके शेयर्स तो हैं ना। शेयर्स है ना, पॉलीगॉन के भी शेयर्स हो सकते हैं ना, उसके लिए कॉइन की क्या जरूरत है? फास्ट, मोर फास्ट। बात ये है कि अगर आप मान लो सोच रहे हो कि फास्ट करना है, तो वो तो हमारे भी डीमैट में आप पैसे डालो, खरीद लो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये मोड ही बन गया है कि हम कॉइन्स को अपना सप्लाई देते रहेंगे और सप्लाई जितने बढ़ते रहेगी हमारा वेल्थ बढ़ता रहेगा। और हम बार बार, अच्छा चूंकि मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ किसी को, तो मेरे पास पैसे आते जा रहे हैं। तो जितने क्रिप्टो के फाउंडर्स हैं, जो लोग भी टोकन लॉन्च करते हैं, उनका एम यही होता है, सप्लाई में बढ़ाते जाऊंगा, मैं बेचूंगा, मार्केट प्राइस जो चल रही है वो प्राइस दिन पर दिन ऊपर जा रही है, उस प्राइस पे मैं बेचूंगा, मुझे पैसे आते रहेंगे। शेयर्स में क्या है, लिमिटेड सप्लाई है। आपने ऑथराइज कैपिटल जितना का बना लिया उतने का ही तो शेयर इशू करोगे आप। कल तो नई सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते, नया आईपीओ आप ला नहीं सकते। इसमें क्या है कि हम रोज ही नया यूनिट ऐड कर रहे हैं, हम रोज ही नया टोकन का क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं और वो बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है। तो इसका अब मेरे मतलब तो ये पैसे है, बनते जा रहे हैं। मतलब एज ए फाउंडर पैसे बनेंगे, लेकिन एज ए इन्वेस्टर जो है मुश्किल है। मुश्किल है। नहीं, इन्वेस्टर के भी पैसे बन रहे हैं सर, लोगों ने अपने कैपिटल से बढ़ाई है ना, छोटे छोटे कॉइन्स में भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं कमा सकते आप, बट अगर आप स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे हैं या कोई कॉइन अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, खरीद के रखना चाहता है, तो ये सब कॉइन्स नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट क्रिप्टो ही फॉर इन्वेस्टिंग नहीं है, अनलेस आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो। अच्छा, एक इसी सवाल से एक सवाल निकल के और आ गया है मेरे मन में। बट ट्रेडिंग के लिए सर अच्छा है। एक सवाल और आ गया है, ट्रम्प कॉइन जी, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिबिंब है, या वो डोनाल्ड ट्रंप का एसेट है, या उसमें पंप एंड डंप है? क्या लगता है आपको? और बस इस सवाल के बाद चर्चा को समाप्त सर करेंगे। मैं एक चीज कहूंगा, मुझे तो उसने बहुत पैसे बना के दिए हैं। ट्रंप ने? हाँ। बहुत बढ़िया। और ट्रम्प कॉइन ने भी बहुत पैसे बना के दिए। क्यों बताऊं? जब वो पंप हो रहा था मैंने उसको $70 पे शॉर्ट किया था और वही उसका पीक बना था।
और उसको मैंने एग्जिट किया है $5 पे। बहुत बढ़िया। तो मुझे तो उसने बहुत पैसे बना के दिए, तो मैं तो खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर हम वही बात करें, उसमें भी पंप एंड डंप ही हुआ था। कोई चीज की सप्लाई आप बिना किए और $70 पे ले जाके डंप करना चालू कर दिए। ₹0 की चीज को आप $70 लेके गए, वहां से आपने पंप डंप करना चालू कर दिया। और यही चीज सबसे बड़ा जो इशू है ना, यही क्रिप्टो का सबसे बड़ा इशू है कि जो भी कॉइन्स अपना लॉन्च करते हैं उनका एक ही एम होता है, डंप करो, पैसा लो और फिर छोड़ दो। डंप करो, बस अपनी क्वांटिटी प्राइस इतना लेके जाओ, डंप करो, सप्लाई आपके जितनी आप दे दो और फिर लेके अपना बैठ जाओ अपना पैसा। और यही सबसे बड़ा क्रिप्टो का ड्रॉबैक है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, ट्रेडिंग के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट ठीक है, ₹10,000 आपने डाले, ट्रेडिंग करे, या तो पैसा आया या गया, दोनों में से कोई एक चीज हो गई। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं इसको खरीद लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, मान लो किसी ने $70 में खरीद ही लिया होगा ट्रम्प का कॉइन, कि अब तो ये 4 साल रहेंगे, और ट्रम्प है भाई। हाँ, अब $5 चल रहा है, क्योंकि कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, और कल जीरो भी होगा जिस दिन ये चले जाएंगे। तो जितना पैसा आप स्पेयर कर सकते हो बस उतना ही लगाओ इनमें। हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए तो लगा ही मत, अनलेस आप बिटकॉइन खरीद रहे हो। ट्रेडिंग के लिए आप लगाओ जितना लगाना है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर। जो आपके चले भी जाए तो आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं है, मतलब आप वही खाना खाओ जो आप आज खा रहे हो। अगर वो पैसे चले भी जाएंगे तो भी आप वही खाना खा रहे हो, आप वही, आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप वही गाड़ियों में चल रहे हो, तो आप वही पैसे लगाओ ट्रेडिंग में। और ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए, नहीं सिर्फ क्रिप्टो के लिए, ये हमारे आपके स्टॉक मार्केट हो स्टॉक गया, मार्केट बैंक निफ्टी हो गया, बैंक सब। निफ्टी हो गया, Option कोई भी में चीज है। के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करें, हम कोई भी ट्रेडिंग करें, उसके लिए वही एप्लीकेबल है कि ट्रेडिंग में वही पैसे लगने चाहिए जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला। हमारा तो लाइफ ही यही है सर, तो हमारी बात अलग है, बट नॉर्मल लोगों के लिए यही एप्लीकेबल रहेगा। तो मनीष जी, बहुत जानकारी दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड फायर करना है। हाँ, रैपिड फायर हाँ, कर लो। रैपिड फायर करना सॉरी। ठीक है, चलिए रैपिड फायर कर ले। है। निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रेंड और ट्रैप। ट्रेंड। बैंक निफ्टी ट्रेड करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए एज कंपेयर टू निफ्टी? कम करनी चाहिए। सेंसेक्स यूजफुल और आउटडेटेड? फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स इट्स डेंजरस। ऑल टाइम हाई मार्केट्स एंटर और वेट? वेट। FIIs ड्राइवर और डिस्ट्रैक्शन? FIIs आर ओल्ड स्टोरी नाउ, तो अब उनका हम बात ना करें, क्योंकि वो अब हमारे पास रहेंगे नहीं। तो वो मतलब आपकी एक्स हो चुकी है जो जा चुकी है, अब उस पर हम जितना ना देखें तो उतना अच्छा है। DIIs सपोर्ट और मैनिपुलेशन? DIIs आर वी ओनली, बिकॉज हमारे ही पैसे हैं, तो हम तो सपोर्ट ही दे रहे हैं सिस्टम को। वीकली एक्सपायरी शुड बी कंसिडर्ड अ बून और बैन? सो वीकली एक्सपायरी मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, बट अब चल रहा है, प्रैक्टिस हो चुकी है, आदत लग चुकी है, तो करने दें। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं या हार्म ज्यादा करते हैं? ज्यादा इंडिकेटर्स हार्म करते हैं। ब्रेकआउट्स रियल होते हैं या फेक होते हैं मोस्टली? मोस्ट ब्रेकआउट्स, अगर एक कैंडल का ब्रेकआउट है तो वो फेक ही है। ओके। स्टॉप लॉस हंटिंग मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट है। इंट्राडे इंडाइसेस जो है वो प्रॉफिट है या पेन है? इंट्राडे इन इंडाइसेस विथ एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल है, बट नहीं तो नॉर्मल नए ट्रेडर के लिए वो पेनफुल ही है। ऑप्शन बाइंग स्किल और सुसाइड? डिपेंड करता है कि आप 9% में हैं या 91% में। ऑप्शन सेलिंग सेफ और रिस्की? सेफर है, अगर आप हेज के संग करते हैं तो रिस्क इसमें ना के बराबर है, मतलब वही है रिस्क जो आपको पता रहेगा। निफ्टी बेस्ट टाइम फ्रेम? इंट्राडे 5 मिनट्स और पोजिशनल के लिए 4 आवर्स। एक्सपायरी ट्रेडिंग इज स्ट्रैटेजी और गैम्बल? लास्ट 1 आवर इज गैम्बल। सिप एट ऑल टाइम हाई स्मार्ट और स्टूपिड? सिप एट एनी गिवन डे इज स्मार्ट। सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी व्हिच वन इज द विनर? निफ्टी। इंडेक्स ट्रेडिंग लक है या लॉजिक है? जब तक पैसे नहीं बनते तब तक लक है, उसके बाद लॉजिक। That's जी। चलिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा मजा आया, मुझे तो बहुत सीखने को मिला, और आप लोगों को भी लगता है इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक स्ट्रेटेजी भी मिली होगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मनीष जी से इस चर्चा को आगे जारी रखा जाए,
तो कमेंट कर दीजिए मनीष अगेन। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप मनीष जी से या मेरे से पूछ सकते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मैं मनीष जी की टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिप्लाई करें, और हमारी टीम तो रिप्लाई करती ही है। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि इस तरह का रोचक कंटेंट आपको और मिलता रहे, तो आप मेरे तो फॉलोअर हैं ही हैं, मनीष जी के चैनल को भी फॉलो करिए। मनीष जी का इंस्टाग्राम पेज का भी मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी फॉलो करिए, ताकि आपको दोनों यू कैन सेल इन बोथ द बोट्स। क्योंकि मनीष जी का कंटेंट बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, और कोई उछालेबाजी वाला नहीं होता है, तभी मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मनीष जी को दोबारा बुलाया जाए तो बस कमेंट करना है मनीष अगेन, और मैं इनको दोबारा रिक्वेस्ट कर लूँगा, या मैं इनके पास पहुँच जाऊँगा कलकत्ता शूट करने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके। इसी आशा के साथ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। धन्यवाद देते हैं मनीष जी का, और आप सब लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।